हेलो दोस्तों, अभी हमारा चल रहा है भारतीय न्याय संहिता, जिसका हम चैप्टर 1 से लेकर 5 तक पढ़ चुके हैं। आज हम चैप्टर 6 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 से 5 तक धारा 1 से 97 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम धारा 98 से शुरू करेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो चलो देखते हैं चैप्टर 6 के बारे में। चैप्टर 6 है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। जो मानव शरीर है उस पर प्रभाव डालने वाले अपराध हैं, उनके विषय में है पहला चैप्टर। तो इनको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड किया गया है कि किस प्रकार का कोई प्रभाव डालेगा तो उसके लिए क्या अपराध है, क्या अपराध होगा और उसके लिए क्या सज़ा होगी। तो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग भाग बनाए गए हैं। जैसे कि पहला है जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में। जो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध हैं उनमें पहला है जीवन के लिए संकटकारी अपराध। ऐसे अपराध जो जीवन के लिए संकटकारी हैं, जीवन को संकट करते हैं, उन अपराधों के विषय में है। तो सबसे पहली धारा है धारा 98, आपराधिक मानववध। आपराधिक मानववध को धारा 98 में रखा गया। ये धारा 300 के आसपास थे। 300 से 299 पे वहाँ पे ये अपराध आते थे, वहाँ से शुरू होते थे, लेकिन इनको बहुत ही पहले करके धारा 98 में कर लिया गया है भारतीय न्याय संहिता में। तो देखो 98 क्या है, जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसा शारीरिक सत्य कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, या यह ज्ञान रखते हुए वह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानववध का अपराध करता है। यानी कि आपराधिक मानववध क्या है कि या तो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से कोई कार्य करता है, या फिर कोई ऐसी शारीरिक शक्ति करता है जिससे कि मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो, या फिर यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, ऐसा संभाव्य है कि वो मृत्यु कारित कर दे, या फिर कोई ऐसा कार्य करके मृत्यु कारित कर दे। तो अगर इस प्रकार से कार्य करता है तो वो आपराधिक मानववध की श्रेणी में आता है। अगर इस प्रकार के कार्य द्वारा किसी की मृत्यु कारित कर देता है तो आपराधिक मानववध में आएगा। अब इसमें देखो कुछ दृष्टांत दिए गए हैं जिनके द्वारा हम अच्छे से समझते हैं इसको। पहला दृष्टांत है, कै एक गड्ढे पर लकड़ियाँ और घास इस आशय से बिछाता है कि तद द्वारा मृत्यु कारित करे, या यह ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि संभाव्य है कि तद द्वारा मृत्यु कारित हो। कै क्या करता है, एक गड्ढा है, उस गड्ढे पर लकड़ियाँ और घास बिछा देता है जिससे कि किसी को पता ना चले कि यहाँ पे गड्ढा है, और उसको पता है कि अगर इस गड्ढे में कोई गिरेगा तो वो मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, या फिर वो मृत्यु करने के आशय से ही वो बिछाता है। यह विश्वास रखते हुए कि वह भूमि सुदृढ़ है उस पर चलता है और उसमें गिर पड़ता है और मारा जाता है। अब ये नाम का कोई व्यक्ति है जो वहाँ से गुजर रहा है, उसको पता नहीं है कि वहाँ पे इस प्रकार से गड्ढा है जो कि ढका हुआ है लकड़ियों और घास से। वो वहाँ से गुजरता है गड्ढे में गिर जाता है और मर जाता है। कै आपराधिक मानववध का दोषी है। कै ने क्या किया है, आपराधिक मानववध किया है। तो यह है इसका दृष्टांत 1। आगे और भी दृष्टांत के माध्यम से हम इसको अच्छे से समझते हैं। दूसरा दृष्टांत कै है। कै यह जानता है कि ये एक झाड़ी के पीछे, कै को पता है कि ये कहाँ एक झाड़ी के पीछे है, और कै यह नहीं जानता है, कै नहीं जानता है कि ये झाड़ी के पीछे है। ये की मृत्यु करने के आशय से, या यह जानते हुए कि उससे ये की मृत्यु कारित होना संभाव्य है, कै को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए कै उत्प्रेरित करता है। कै को पता है कि ये झाड़ी के पीछे है, लेकिन कै को नहीं पता है। अब कै क्या करता है, वो उस ये को मार देना चाहता है, या उसकी मृत्यु कारित कर देना चाहता है, या उसको पता है कि इससे मृत्यु कारित हो जाएगी, फिर भी वो कै को उत्प्रेरित करता है कि वो उस झाड़ी पे गोली चलाए। कै गोली चलाता है और ये को मार डालता है। कै जैसे गोली चलाता है, गोली ये को लगती है क्योंकि वो झाड़ी के पीछे था, और ये मर जाता है। यहाँ यह हो सकता है कि कै किसी भी अपराध का दोषी न हो। कै को नहीं पता था कि वहाँ पे ये बैठा हुआ, ये छुपा हुआ झाड़ी के पीछे, इसलिए हो सकता है कि वो किसी अपराध का दोषी ना हो, किंतु कै ने आपराधिक मानववध का अपराध किया है। लेकिन कै है वो दोषी है यहाँ पे किसका, आपराधिक मानववध का। उसने आपराधिक मानववध किया है क्योंकि उसको पता था कि ये झाड़ियों के पीछे है। इसका एक और दृष्टांत है, दृष्टांत कै एक मुर्गे को मार डालने और उसे चुरा लेने के आशय से उस पर गोली चलाकर कै को, जो एक झाड़ी के पीछे, मार डालता है। कै क्या करता है, एक मुर्गे को मार डालने या उसे चुरा लेने के आशय से उस पर गोली चलाकर, कै क्या करता है, एक मुर्गे को मार डालता है और उसको चुरा लेता है, इस आशय से गोली चलाता है इस पर। कै
जो एक झाड़ी के पीछे मार डालता है। किंतु कै यह नहीं जानता था कि खे वहाँ है। कै क्या करता है, एक झाड़ी के पास में कोई एक मुर्गा है, उस पर गोली चलाता है। उसको नहीं पता कि झाड़ी के पीछे खे बैठा हुआ है। वो उस मुर्गे पे गोली चलाता है पकड़ने के लिए। जैसे गोली चलाता है वो गोली खे को लग जाती है और जिससे खे मर जाता है। लेकिन कै को ये नहीं पता था कि खे वहाँ है। यहाँ यद्यपि कै विधि विरुद्ध कार्य कर रहा था, कै ने विधि विरुद्ध कार्य किया, तथापि वह आपराधिक मानववध का दोषी नहीं है, क्योंकि उसका आज से खे को मार डालने का या कोई ऐसा कार्य करके जिससे मृत्यु कारित करना वह संभाव्य जानता हो, मृत्यु कारित करने का नहीं था। अब यहाँ पे कै क्या आपराधिक मानववध का दोषी नहीं है। हाँ, उसने विधि विरुद्ध कार्य किया, इसलिए इसका कार्य अपराध है, लेकिन वो आपराधिक मानववध में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका आज से कभी भी खे को मारना नहीं था। उसको नहीं पता था कि कै वहाँ झाड़ियों के पीछे है। यहाँ पे देखो कुछ स्पष्टीकरण दिए गए हैं। तो स्पष्टीकरण 1 है, वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को जो किसी विकार, रोग या अंग शैथिल्य से ग्रस्त है शारीरिक क्षति कारित करता है और तद्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। यानी क्या है, वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को जो किसी विकार, रोग का या फिर अंग शैथिल्य से ग्रस्त है। कोई दूसरा व्यक्ति है जो कि अंग शैथिल्य से ग्रस्त है या कोई विकार, रोग है, उसको शारीरिक क्षति कारित करता है और तद्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, उसकी मृत्यु कारित करता है, यह समझा जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति है जो कोई दूसरा व्यक्ति जो अंग विकार से है या अंग शैथिल्य से ग्रस्त है, उस व्यक्ति को कोई शारीरिक क्षति कारित कर देता है, जिसके द्वारा उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको समझा जाएगा तो उसने मृत्यु कारित करना संभाव्य जानता हो, मृत्यु कारित करने का नहीं था, तो उसका माना जाएगा तद्वारा उस दूसरे व्यक्ति को मृत्यु कारित कर देता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने उसकी मृत्यु कारित की है। अगर मान लो इस प्रकार के व्यक्ति की वो मृत्यु कारित करता है तो माना जाएगा कि उसने ऐसी मृत्यु कारित की है। अब देखो इसका दूसरा स्पष्टीकरण है, जहाँ की शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, वहाँ जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा। यानी कि कहीं भी शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित होती है, वहाँ पे जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षति की थी तो उसके बारे में समझा जाएगा कि उसी ने मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा। यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति किसी को शारीरिक क्षति कारित करता है जिसके कारण मृत्यु हो जाती है, अगर उसको उचित उपचार मिलता और कौशलपूर्ण चिकित्सा की जाती तो वो मृत्यु रोकी जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई, तो यही समझा जाएगा कि जिसने शारीरिक क्षति की है उसी ने उसकी मृत्यु कारित की है। नेक्स्ट है स्पष्टीकरण 3। स्पष्टीकरण 3 क्या है, माँ के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानववध नहीं है। माँ के गर्भ में कोई शिशु है, उसकी मृत्यु कारित करना मानववध नहीं है, किंतु किसी जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध की कोटि में आ सकेगा यदि उस शिशु का कोई भाग बाहर निकल आया हो, यद्यपि उस शिशु ने श्वास न ली हो या पूर्णतः उत्पन्न न हुआ हो। अगर माँ के गर्भ में कोई शिशु है, उसकी अगर कोई मृत्यु कारित कर देता है तो वो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन अगर उस शिशु का कोई भी भाग गर्भ से बाहर आ जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा बाहर आए, उसका कोई भी भाग उसके बॉडी का, उसके शरीर का, शिशु का कोई भी पार्ट गर्भ से अगर बाहर निकल जाता है, चाहे वो सांस ना ली हो, सांस लेना ज़रूरी नहीं है, सांस तो जब बाहर आएगा पूरा तो लेगा, तो सांस चाहे उसने न ली हो, लेकिन अगर शरीर से कोई भी अंग उसका बाहर निकल जाता है तो अगर उसको मार दिया जाए तो वो आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगा। तो इस प्रकार से आपराधिक मानववध धारा 98 कंप्लीट हो गई है। अब हम पढ़ेंगे हत्या के बारे में, धारा 99। धारा 99 क्या है, हत्या। तो क्या है, तस्मिन पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है। जो हमने आपराधिक मानववध पढ़ा है वो सारी की सारी हत्या में आएगी, मर्डर में आएगा। जो भी आपराधिक मानववध है वो हत्या काउंट होगी, कब नहीं होगी वो हम यहाँ पढ़ेंगे। जो कि अब हम कैटेगरी पढ़ेंगे, उसमें जो आपराधिक मानववध आ गया, जो धारा 98 इस कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करेगा तो वो आपराधिक मानववध रहेगा, अदरवाइज वो क्या होगा, हत्या होगी। तो पहला पॉइंट क्या है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। अगर मान लो कि कोई कार्य किया गया है जिससे कि मृत्यु कारित हुई है, अगर वो मृत्यु कारित करने के आशय से की गई हो तो वो मर्डर होगा, न कि आपराधिक मानववध, कल्पेबल होमोसाइड। सेकंड है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता था कि उस व्यक्ति को मृत्यु कारित होना संभाव्य है जिसको वह हानि कारित की गई है। या फिर ऐसा करे कि जिसकी मृत्यु कारित की गई है उसको अगर मान लो कि कोई ऐसी शारीरिक क्षति की गई है या ऐसी शारीरिक क्षति करने का आशय हो
जिससे अपराधी ये जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभव है, जिससे कि मान लो यह जान रहा हो कि उससे मृत्यु कारित करना संभव है, जिसको वह अफवाह कारित की गई है। नेक्स्ट है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति जिससे कारित होने का आशय हो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। देखो, पहले में मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, या दूसरा कोई इस प्रकार की शारीरिक क्षति की गई हो जिससे कि वो अपराधी जानता था कि इससे मृत्यु कारित होना संभव है, या फिर तीसरा है कि वो कोई इस प्रकार की क्षति कारित कर देना चाहता है या इस आशय से की गई है जो कि प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, तो वो भी मर्डर में आएगा। नेक्स्ट है, यदि कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है करने वाला व्यक्ति यह जानता है कि वह कार्य इतना आसन संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित ही कर देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभव है। यदि कोई ऐसा कार्य कर दिया जाए जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, उससे ये लगता हो कि इतना संकट इतना आसन है, इतना नज़दीक है कि उससे यह अधिसंभाव्यता है, बहुत अधिक संभावना है कि इससे वो मृत्यु कारित कर ही दे या मृत्यु कारित होना संभव है, और मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप से क्षति कारित करने के जोखिम उठाने के लिए किसी प्रति हेतु के बिना कार्य करे, तो वो भी किस में आएगा, इसी में आएगा। अगर इस प्रकार से कार्य करता है तो उसको भी समझा जाएगा कि उसने उसकी मृत्यु कारित की है, हत्या की है। अब इसमें देखो कुछ दृष्टांत दिए गए हैं। तो पहला दृष्टांत है, ये को मार डालने के आशय से कै उस पर गोली चलाता है। कै क्या करता है, ये को मार डालने के आशय से उस पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप ये मर जाता है। कै क्या करता है, ये को मारना चाहता है और उस पर गोली चलाता है, गोली चलाने से वो ये मर जाता है, तो ये माना जाएगा कि कै ने उसकी हत्या की है। सेकंड क्या है, कै यह जानते हुए कि यह ऐसे रोग से ग्रस्त है कि संभाव्य है कि एक प्रहार से उसकी मृत्यु कारित कर दे। कै को ये पता है कि ये को कोई ऐसा रोग है, ऐसी कोई बीमारी है जिससे अगर उसके ऊपर एक भी प्रहार किया जाए तो वो मर जाएगा। शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से उस पर आघात करता है, वो उस पर शारीरिक क्षति करने के आशय से उसके ऊपर कोई प्रहार करना चाहता है, उसको कोई शारीरिक क्षति करना चाहता था, इस आशय से वो उस पर प्रहार करता है। ये उस प्रहार के परिणाम स्वरूप मर जाता है, यह मर जाता है, कै हत्या का दोषी है। यद्यपि वह प्रहार किसी अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए प्रकृति के मामूली अनुक्रम में पर्याप्त नहीं है। वो जो प्रहार किया जाता है अगर वो सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को किया जाता तो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में वो मरता नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या था कि कै को पता था कि ये को इस प्रकार की कोई बीमारी है और उस बीमारी के कारण अगर उसके ऊपर प्रहार किया जाएगा तो वो मर जाएगा। किंतु ये यदि कै यह नहीं जानते हुए कि ये किसी रोग से ग्रस्त है उस पर प्रहार करता है जिससे कोई अच्छा स्वस्थ व्यक्ति प्रकृति के मामूली अनुक्रम में नहीं मरता, तो यहाँ कै यद्यपि शारीरिक क्षति कारित करने का उसका आशय हो, हत्या का दोषी नहीं होगा। यदि उसका आशय मृत्यु कारित करने का या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का नहीं था जिससे प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित कर दे, तो क्या समझे इससे कि यहाँ पे कै है वो ये पर कोई प्रहार करता है, ये है वो पहले से किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिससे कि अगर उस पर सामान्य रूप से अगर कोई प्रहार कर दिया जाता है तो भी वो मर जाएगा। अब कै को पता है कि इस प्रकार की बीमारी है उसको, और वो उसको कुछ चोट पहुंचाने के आशय से, क्षति कारित करने के आशय से उसके ऊपर प्रहार कर देता है। अगर इस प्रकार से वो प्रहार करता है तो ये माना जाएगा वो मर जाएगा, तो वो हत्या का दोषी होगा। लेकिन अगर मान लो इसी की दूसरी कंडीशन है कि मान लो कि कै को नहीं पता हो कि अगर इस प्रकार से प्रहार किया जाएगा तो वो मर जाएगा, उसको रोग है कोई, अगर मान लो कि ऐसे नहीं मालूम है फिर भी वो उसके ऊपर प्रहार करता है और वो मर जाता है, जो कि मान लो एक नॉर्मल साधारण आदमी है उसके ऊपर प्रहार किया जाता है तो वो नहीं मरता, ऐसी कंडीशन में अगर वो प्रहार कर देता है तो अगर उसका आशय हत्या करने का नहीं है तो उसको हत्या का दोषी नहीं माना जाएगा। यही है इसमें, अगर उसका आशय था, उसको पता था तो उस हत्या का दोषी माना जाएगा, और उसको नहीं पता था और अगर इस प्रकार से प्रहार करता जो कि अगर सामान्य आदमी पे किया जाता तो वो नहीं मरता, तो वो हत्या का दोषी नहीं होगा ऐसी कंडीशन में। नेक्स्ट है थर्ड दृष्टांत है इसका, दृष्टांत गए। ये को तलवार या लाठी से ऐसा घाव कै सास्य करता है, ये क्या करता है तलवार से या फिर लाठी से ये के ऊपर घाव कर देता है। कौन कर देता है, कै करता है, जिसका आशय है जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार से करता है, इस आशय से करता है कि वो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में उसकी मृत्यु हो जाएगी, परिणाम स्वरूप ये की मृत्यु कारित हो जाती है। यहाँ कै हत्या का दोषी है।
उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे कै क्या है, हत्या का दोषी है, यद्यपि उसका आशय ये कि मृत्यु कारित करने का न रहा। वो इस प्रकार का घाव करता है। देखो यहाँ पे क्या है, कै है वो ये के ऊपर कोई घाव कर देता है, इस प्रकार का प्रहार कर देता है, और वो प्रहार इस प्रकार का है कि प्रकृति के मामूली अनुक्रम में उसकी मृत्यु कारित हो जाएगी। अगर इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का घाव वो कर देता है कि प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित हो जाए, तो अगर वो मृत्यु कारित करने के आशय से नहीं भी किया है ऐसा घाव, तो भी वो हत्या का दोषी होगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर इस प्रकार का घाव किया गया है तो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में उसकी मृत्यु कारित हो जाएगी। नेक्स्ट है दृष्टांत घय। घय क्या है, कै किसी प्रति हेतु के बिना व्यक्तियों के एक समूह पर भरी हुई तोप चलाता है। कै क्या है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, वो बिना उद्देश्य के, बिना प्रति हेतु के, बिना किसी कारण के व्यक्तियों का एक समूह है, उसके ऊपर भरी हुई तोप चलाता है और उसमें से एक का वध कर देता है और एक की हत्या कर देता है। कै हत्या का दोषी है, यद्यपि किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की उसकी पूर्व चिंतित परिकल्पना न रही हो। अब यहाँ पे उसने किसी के बारे में, विशिष्ट व्यक्ति के बारे में ऐसा नहीं सोचा था कि वो उसकी हत्या करेगा, लेकिन फिर भी वो हत्या का दोषी है, क्योंकि वो ऐसे समूह पे गोली चलाता है और उसको पता है कि अगर वो इस प्रकार से तोप चलाएगा तो तोप चलाने से किसी की मृत्यु कारित हो सकती है। इसमें देखो अपवाद भी दिए गए हैं कुछ। तो पहला अपवाद है अपवाद नंबर 1, आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है। आपराधिक मानव वध है वो हत्या कब नहीं है, जो ऊपर हमने पढ़े हैं, जो पॉइंट कैसे लेके गए तक, वो कंडीशन है जबकि वो कंडीशन है जब कि वो उस श्रेणी में नहीं आएगा तो आपराधिक मानव वध हमेशा हत्या होगा। अब अपवाद 1 दिया गया है कि आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्म संयम की शक्ति से वंचित रहा हो। अगर मान लो कि वो जो अपराधी है वो गंभीर और अचानक प्रकोपन उसको मिला, जिसकी वजह से वो आत्म संयम या उससे वो वंचित रहा हो, उस व्यक्ति की जिसने कि वह प्रकोपन दिया था मृत्यु कारित करे, या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे। अगर मान लो कि किसी व्यक्ति को गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया जाता है, जिसकी वजह से वह आत्म संयम खो देता है और वो या तो प्रकोपन देने वाले व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को उस प्रकोपन के प्रभाव में हत्या कर देता है, तो वो क्या होगा, हत्या का दोषी न होकर आपराधिक मानव वध का दोषी होगा। इसमें देखो एक परंतु भी दिया गया है। परंतु क्या है, प्रकोपन कब नहीं दिया जाना चाहिए और कब कैसा होना चाहिए कि किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रति हेतु के रूप में इप्सित न हो या स्वेच्छा प्रकोपित न हो। न तो देखो जो ऐसा प्रकोपन है जो इस प्रकोपन में ये कर दिया जाता है, वो ऐसा प्रकोपन नहीं होना चाहिए कि जो स्वेच्छा प्रकोपित हो, या फिर किसी का बदला लेने के लिए, किसी को अपहानि करने के लिए या किसी प्रति हेतु के रूप में इस प्रकार का प्रकोपन नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो किसी विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा किसी ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। यानी वो किसी ऐसी बात के द्वारा प्रकोपन नहीं दिया गया हो जो कि किसी लोक सेवक द्वारा या तो शक्तियों का विधिपूर्ण प्रयोग करने में दिया गया हो या फिर किसी अन्य विधि के पालन में ऐसा हो। और थर्ड है कि किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार और विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में और विधिपूर्ण प्रयोग में की गई है उनमें प्रकोपन नहीं दिया गया हो। तो देखो प्रकोपन कब कैसे कैसे दिया गया है, अगर तो वो नहीं माना जाएगा। या तो प्राइवेट प्रतिरक्षा में अगर कोई हो प्रकोपन तो वो नहीं माना जाएगा, या फिर लोक सेवक द्वारा विधिपूर्ण कार्य किया जा रहा है तब नहीं होगा, या फिर स्वयं प्रकोपित नहीं होना चाहिए, जो स्वयं के द्वारा प्रकोपित हो और जिसकी वजह से ऐसा किया जा रहा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें एक स्पष्टीकरण दिया गया है। स्पष्टीकरण क्या है, प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था या नहीं कि अपराध की हत्या की कोटि में आने से बचा दे, यह तथ्य का प्रश्न है। देखो यह तथ्य का प्रश्न है कि प्रकोपन कितना गंभीर था, क्या इतना गंभीर था कि वो अपराध को हत्या की कोटि में आने से बचा दे। तो ये स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए ही आगे देखा जाएगा। अब देखो इसमें भी दृष्टांत दिए गए हैं कुछ। तो दृष्टांत, पहला दृष्टांत क्या है, दृष्टांत क्या, ये द्वारा दिए गए प्रकोपन के कारण प्रदीप्त आदेश के असर में, ये ने प्रकोपन दिया उसके कारण प्रदीप्त आदेश के असर में मैं का जो ये का शिशु है क्या किया है, ये ने प्रकोपन दिया, उस प्रकोपन के कारण
मैं का जो ये का शिशु है कै साथ से वध कर देता है। जो प्रकोपन दिया गया था, ये ने प्रकोपन दिया था और उसके असर में मैं है जो कि ये का शिशु है। ये का शिशु कौन है? मैं है। ये ने प्रकोपन दिया और कै साथ से उसके शिशु का वध कर देता है। यह हत्या है क्योंकि प्रकोपन उस शिशु द्वारा नहीं दिया गया था और उस शिशु की मृत्यु उस प्रकोपन से किए गए कार्य को इसके दुर्घटना या दुर्भाग्य से नहीं हुई है। यहाँ देखो क्या है, कोई ये व्यक्ति है, उसका शिशु है, उसका छोटा बच्चा है मैं। कै ये क्या करता है? कै को प्रकोपन करता है। जैसे प्रकोपन देता है, कै क्या कर देता है? जानबूझ के साथ से उसका जो शिशु है उसका मर्डर कर देता है, उसके शिशु को मार देता है, जिससे कि उसको प्रकोपन का फ़ायदा मिल सके। लेकिन यहाँ पे उसको प्रकोपन का फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि पहली बात ये ने प्रकोपन, जो शिशु है उसने प्रकोपन नहीं दिया है। दूसरा, अगर शिशु है वो उसकी हत्या की गई है तो उस प्रकोपन के परिणाम स्वरूप नहीं है, वो आश्य से उसकी हत्या की गई है तो वो हत्या के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है दूसरा दृष्टांत। दूसरा दृष्टांत है कि कै को मैं गंभीर और अचानक प्रकोपन देता है। कै है, उसको मैं नाम का कोई व्यक्ति है, वो गंभीर और अचानक प्रकोपन देता है। कै इस प्रकोपन में मैं पर पिस्तौल चलाता है, जिससे न तो उसका आश्य ये का जो समीप ही है किंतु दृष्टि से बाहर है वध करने का है, और नहीं वह जानता है कि संभाव्य है कि वह ये का वध कर दे। कै ये का वध करता है। यहाँ कै ने हत्या नहीं की है क्योंकि केवल आपराधिक मानववध का अपराध हुआ है। देखो यहाँ क्या है कि कोई एक व्यक्ति है जिसको दूसरा व्यक्ति अचानक से प्रकोपन दे देता है, गंभीर और अचानक प्रकोपन देता है। अब जो जिसको प्रकोपन दिया गया था उसके पास पिस्तौल है, वो पिस्तौल तान देता है जो प्रकोपन देता है उस पर, और उस पर पिस्तौल चला देता है। एक थर्ड पर्सन है जो कि उसको दिखाई नहीं दे रहा, उसी लाइन में इन लाइन में है वो कहीं, और वो गोली किसको लग जाती है? उस थर्ड पर्सन को लग जाती है यहाँ, और वो मर जाता है। अब वो हत्या का दोषी नहीं होगा जिसने पिस्तौल चलाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको पहली बात पता ही नहीं है कि ये जो मरा है वो बंदा कहाँ था या वहाँ पे है, और दूसरा उसको मारने का उसका कोई आशय नहीं था। उसने प्रकोपन दिया और प्रकोपन से बचने के लिए उसने इंस्टेंट रिएक्शन किया और उसी रिएक्शन में वो गोली चल गई जिससे कि वो मर गया था। तो ये है आपराधिक मानववध का मामला है, हत्या का मामला नहीं है। नेक्स्ट है ये द्वारा जो एक बेलिफ है कै विधि पूर्वक गिरफ्तार किया जाता है। यह है उसके द्वारा कै को विधि पूर्वक गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस गिरफ्तारी के कारण कै को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है। जैसे ही यह उसको अरेस्ट करता है, कै को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है और वह ये का वध कर देता है। यह हत्या है क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा दिया गया है जो एक लोक सेवक द्वारा उसकी शक्ति के प्रयोग में किया गया है। देखो हमने ऊपर 3 पढ़ा था, एक तो सेल्फ डिफेंस में अगर किया गया हो या खुद के द्वारा प्रकोपन का ही रिजल्ट हो, या फिर तीसरा क्या है कि लोक सेवक द्वारा कार्य किया गया हो। तो अगर इस प्रकार का है, यहाँ पे क्या है कि एक व्यक्ति जो कि लोक सेवक है वो उसको अरेस्ट करना है, वो अरेस्ट करता है। अरेस्ट करने से जिस व्यक्ति को, अपराधी को अरेस्ट किया जा रहा है, उसको गंभीर और अचानक से आवेश आ जाता है और वो उसकी लोक सेवक की हत्या कर देता है। तो यहाँ पे वो हत्या का ही मामला होगा, उसने मर्डर किया है, मर्डर का केस लगेगा उसके ऊपर, क्योंकि लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य प्रकोपन के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है दृष्टांत घ। दृष्टांत घ क्या है कि ये के समक्ष जो एक मजिस्ट्रेट है साक्षी के रूप में कै उपसंजात होता है। यह है एक मजिस्ट्रेट, उसके सामने साक्षी के रूप में कै उपस्थित होता है। यह कहता है कि वह कै के अभिसाक्ष्य के एक शब्द पर भी विश्वास नहीं करता और यह है कि कै ने शपथ भंग किया है। कै को इन शब्दों से अचानक आवेश आ जाता है और वह ये का वध कर देता है। यह हत्या है। देखो एक व्यक्ति है जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है साक्ष्य के रूप में, तो वो जो साक्ष्य देता है, जो बयान देता है, मजिस्ट्रेट बोलता है कि मेरे को इसकी एक भी बात पे विश्वास नहीं है, तो उसको गुस्सा आ जाता है साक्षी को और वो मजिस्ट्रेट की हत्या कर देता है। तो ये मामला है, ये हत्या का मामला होगा, न कि आपराधिक मानववध का, क्योंकि ये एक लोक सेवक है और वो अपने कार्य के अनुसरण में, अपनी ड्यूटी के अनुसरण में ऐसा कर रहा था। नेक्स्ट है ये कि नाक खींचने का प्रयत्न क्या करता है। क्या करता है? ये कि नाक खींचने का प्रयत्न करता है। ये प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में ऐसा करने से रोकने के लिए कै को पकड़ लेता है। वो नाक खींचने की कोशिश करता है तो ये कै को पकड़ लेता है। परिणाम स्वरूप कै को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है और वह ये का वध कर देता है। यह हत्या है क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा दिया गया था जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में उपयोग की गई है। अब यहाँ पे क्या करता है, कोई ये कै है, वो ये कि नाक खींचने की कोशिश करता है। नाक खींचने की कोशिश करता है तो ये कै को पकड़ लेता है अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में,
कि वो उसकी नाक खींचना चाहता है, पकड़ लिया। अब प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में वो जैसे पकड़ लेता है, कै को गुस्सा आ जाता है और उसको मार देता है। तो यहाँ पे ये भी हत्या का ही अपराधी होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसने प्राइवेट प्रतिरक्षा के रूप में ऐसा कार्य किया था, उसमें पकड़ा था उसको, तो उसको गंभीर प्रकोपन अगर आता है तो वो उसके द्वारा ही किए गए कार्य से आ रहा है और प्राइवेट प्रतिरक्षा का ही परिणाम है, इसलिए वो हत्या का दोषी होगा। नेक्स्ट है घय। खय पर ये आघात करता है। खय पर क्या करता है? ये है वो आघात करता है। खय को इस प्रकोपन से तीव्र क्रोध आ जाता है। खय पर यह आघात करता है और खय को इस प्रकोपन से क्या हो जाता है? तीव्र क्रोध आ जाता है खय को। कै जो निकट ही खड़ा हुआ है, खय के क्रोध का लाभ उठाने और उससे ये का वध कराने के आशय से उसके पैर में हाथ में एक छुरी इस प्रयोजन से दे देता है। खय उस छुरी से ये का वध कर देता है। यहाँ खय ने चाहे केवल आपराधिक मानव वध किया है, किंतु कै ने हत्या की है। कै हत्या का दोषी होगा। देखो क्या होता है, खय है उसके ऊपर ये क्या करता है? कुछ आघात करता है। ये नाम का व्यक्ति है, वो आघात करता है जिससे कि उसको तुरंत से प्रकोपन आ जाता है, अचानक से गुस्सा आ जाता है। तो कै जो पास में खड़ा था, वो सारी चीज़ें देख रहा था, वो चाहता था कि ये खय है वो प्रकोपन में कुछ कर दे, कोई बड़ा अपराध करे, या वो ये को मरवाना चाहता था। इस उद्देश्य से उसके हाथ में कोई एक हथियार दे देता है, वो छुरी दे देता है, जिससे कि क्या करता है? खय उस छुरी से ये पे प्रहार करता है और ये की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, जिसने जो हथियार से मृत्यु की थी वो हत्या का दोषी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो गंभीर प्रकोपन में ऐसा कार्य किया था, तो वो केवल आपराधिक मानव वध का दोषी होगा। लेकिन कै ने उसको छुरी दी थी आशय के साथ कि ये गंभीर अपराध करे या वो ये कै की मृत्यु कारित कर दे, तो ये की मृत्यु कारित कर दे, तो इसलिए उसने दी थी छुरी उसको, तो इसलिए वो हत्या का दोषी है, कै की हत्या का दोषी है। अब यहाँ पे एक अपवाद और दिया गया है। अपवाद क्या है कि आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है। आपराधिक मानव वध है वो हत्या नहीं होगी यदि अपराधी शरीर या संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भावपूर्वक प्रयोग में लाते हुए विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे और पूर्व चिंतन बिना और ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जितनी अफवानी करना आवश्यक हो उससे अधिक अफवानी करने के आशय के बिना उस व्यक्ति को मृत्यु कारित कर दे जिसके विरुद्ध वह प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग में ला रहा हो। अगर ये कब नहीं होगा आपराधिक मानव वध हत्या? अगर कोई व्यक्ति शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा हो और वो उतनी शक्ति का प्रयोग करे जितना कि उसको रिक्वायर्ड है, उससे ज़्यादा नहीं हो, न ही उसका कोई हत्या करने का इरादा हो, वो केवल प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा हो। इस प्रकार से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए अगर वो हत्या कारित कर देता है तो आपराधिक मानव वध में आएगा, न कि हत्या में। इसमें देखो दृष्टांत दिया गया है। एक दृष्टांत क्या है कि कै को चाबुक मारने का प्रयत्न ये करता है। ये क्या करता है? कै को चाबुक मारने का प्रयत्न करता है, किंतु इस प्रकार नहीं कि कै को घोर उपहति कारित हो। चाबुक मारने की कोशिश करता है लेकिन वो इस प्रकार से नहीं करता कि कै को कोई घोर उपहति हो। कै एक पिस्तौल निकाल लेता है, ये हमले को चालू रखता है। कै एक पिस्तौल निकाल लेता है, फिर भी ये हमले को चालू रखता है। ये उसी प्रकार से चाबुक मारने की कोशिश करता है। कै सद्भावपूर्वक यह विश्वास रखते हुए कि वह अपने ही चाबुक लगाए जाने से किसी अन्य साधन द्वारा नहीं बचा सकता है, गोली से ये का वध कर देता है। कै क्या करता है? यह विश्वास करता है कि वह अपने को चाबुक लगाए जाने से किसी अन्य साधन द्वारा नहीं बचा सकता है। चाबुक लग रहे हैं, वो उसके को विश्वास करता है कि चाबुक लगाए जाने से वो अपने आप को नहीं बचा सकता है, गोली से ये का वध कर देता है। कै ने हत्या नहीं की है, किंतु केवल आपराधिक मानव वध किया। यहाँ पे क्या है? कै है वो कै को ये चाबुक मारता है और इस प्रकार से नहीं मारता है कि उससे घोर उपहति कारित हो। लेकिन कै जैसे वो चाबुक मारता है तो एक पिस्तौल निकाल लेता है, फिर भी ये है वो चाबुक मारना चालू रखता है। कै के पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा जिससे कि वो चाबुक मारने से उसको रोक सके, तो वो उस पर गोली चला देता है और वो मर जाता है। मरने के बाद में वो हत्या का दोषी नहीं माना जाएगा कै। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर चाबुक मारा जा रहा था और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था जिससे कि वो उसको रोक सके, और वो रुक भी नहीं रहा था, इसलिए वो आपराधिक मानव वध का दोषी होगा। नेक्स्ट है अपवाद 3। अपवाद 3 क्या है? आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए या ऐसा लोक सेवक को मदद करते हुए जो लोक न्याय में की अग्रसरता में कार्य कर रहा हो उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाए और कोई ऐसा कार्य करके जिससे वह विधिपूर्ण और ऐसे लोक सेवक के नाते उसके कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए आवश्यक होने का
सद्भावपूर्वक विश्वास करता है और उस व्यक्ति के प्रति जिसकी मृत्यु कारित की गई हो वैमनस्य के बिना मृत्यु कारित करे। यानी कि आपराधिक मानववध है वो हत्या कब नहीं होगा? अगर कोई लोक सेवक है, वो लोक न्याय में कार्य कर रहा हो और वो अपने कार्य के अग्रसरण में कार्य कर रहा हो, उसका हत्या कारित करने का कोई आशय ना हो। अगर इस प्रकार से कोई कार्य किया जाता है तो वो हत्या नहीं होगी। नेक्स्ट है अपवाद 4। आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह मानववध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व चिंतन के बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति के कारण किए बिना किया गया हो। अगर मान लो अचानक से झगड़ा हो जाता है दो पक्षों के बीच या दो लोगों के बीच और उसी के परिणाम में अगर एक की मृत्यु हो जाती है किसी के एक के प्रहार से, तो वो भी आपराधिक मानववध में आएगा, हत्या में नहीं आएगा। अगर मान लो उसका कोई पूर्व चिंतन नहीं हो और पहले उसने कुछ ऐसा नहीं सोच रखा हो। लेकिन स्पष्टीकरण है कि ऐसी दशाओं में यह तत्वहीन है कि कौन सा पक्ष प्रकोपन देता है या पहले हमला करता है। यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि प्रकोपन कौन सा पक्ष दे रहा है। अगर झगड़ा हो जाता है तो इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि प्रकोपन किसने दिया था या पहले किसने ये हमला किया था, वो नहीं देखा जाएगा। और लास्ट अपवाद है अपवाद 5 कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाए 18 वर्ष से अधिक आयु का होते हुए अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे या मृत्यु का जोखिम उठाए। मान लो कोई व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक उम्र का है और वो अपनी सम्मति से मृत्यु का जोखिम उठाए या मृत्यु कारित करना सहन करे, तो वो भी आपराधिक मानववध में ही आएगा, हत्या में नहीं आएगा। तो देखो इसमें दृष्टांत है एक, ये को जो 18 वर्ष से कम आयु का है उकसा कर कै उससे स्वेच्छा आत्महत्या करवाता है। ये है 18 वर्ष से कम आयु का है और उसको कै उकसाता है कि वो आत्महत्या कर ले। यहाँ पे कै उम्र कम होने के कारण या अपनी मृत्यु के लिए सम्मति देने में असमर्थ होने था, इसलिए कै ने हत्या का दुष्प्रेरण किया है। यहाँ पे क्या है, कै है जो 18 साल से कम उम्र का है, ये 18 साल से कम उम्र का है और उसको कै उकसाता कि वो आत्महत्या कर ले और आत्महत्या के लिए अपनी सम्मति दे दे। अब यहाँ पे क्या है कि ये 18 साल से कम आयु का है इसलिए वो सम्मति नहीं दे सकता और 18 साल से कम आयु का व्यक्ति अगर इस प्रकार से हत्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, तो कै है वो हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। तो इस प्रकार से हमारी धारा 99 हत्या कंप्लीट हो गई है, जिसमें कि जो अपवाद दिए गए इन अपवादिक दशाओं को छोड़ के सारे जो कार्य थे जो धारा 98 में वो सारे वध होंगे, हत्या में आएंगे। अगर मान लो कि वो इन अपवादिक कंडीशंस में नहीं आते हैं धारा 99 की, तो वो हत्या के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार धारा 98 और 99 कंप्लीट हो गए जो आपराधिक मानववध हत्या है। धारा 100 धारा 100 क्या है, जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय या उससे भिन्न आशय की व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानववध, यानी कि जिस व्यक्ति का जो मृत्यु कारित करना चाहते थे उसका आशय था, उससे भिन्न व्यक्ति की अगर मृत्यु कारित कर दी जाती है तो उसके लिए क्या उपबंध किए गए हैं, ऐसे उपबंध धारा 100 में किए गए हैं भारतीय न्याय संहिता की। और क्या है, यदि कोई व्यक्ति ऐसी कोई बात करने द्वारा जिसके द्वारा उससे का आशय मृत्यु कारित करना हो या जिससे वह जानता हो कि मृत्यु कारित होना संभाव्य है, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करके जिसकी मृत्यु कारित करने का न तो उसका आशय हो और न ही वह संभाव्य जानता हो कि वह उसकी मृत्यु कारित करेगा, आपराधिक मानववध करे, तो अपराधी द्वारा किया गया आपराधिक मानववध उसी भांति का होगा जिस भांति का वह होता यदि वह उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता जिसकी मृत्यु कारित करना उसके द्वारा आश्रित था या जानता था कि उसके द्वारा मृत्यु कारित होना संभाव्य है। देखो इसमें क्या बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देना चाहता है, लेकिन या फिर उस आशय से वो कोई कार्य करता है कि वो एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे, लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में वो ऐसा सोच रहा था उससे कोई भिन्न व्यक्ति है उसकी मृत्यु कारित हो जाती है गलती से। वो क्या करता है उसको पता भी नहीं होता है, न ही उसका आशय होता है उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का, लेकिन अगर वो ऐसे कार्य करता है इस प्रकार का तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे अगर इस प्रकार से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो व्यक्ति किस अपराध का दोषी होगा, तो यही इसमें बताया गया है धारा 100 में कि वो व्यक्ति उसी प्रकार से जिम्मेदार होगा जैसे मानो वह जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित की है उसकी मृत्यु ही कारित करना चाहता था, हालांकि वो दूसरे की करना चाहता था लेकिन उसका आज से मृत्यु कारित करना था, इसलिए यही समझा जाएगा कि जिस व्यक्ति की उसने मृत्यु कारित की है वह उसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना चाहता था और उसी के लिए उसको दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 101 ये क्या है, हत्या के लिए दंड। जो हत्या पढ़ी है हमने 99 में
तो उसके लिए क्या सज़ा का प्रावधान किया गया है? तो यह है, जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यानी कि जो कोई हत्या के दंड के लिए हत्या करेगा तो उसको क्या होगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा या फिर आजीवन कारावास दिया जाएगा और साथ में जुर्माना भी देय होगा। इसकी उपधारा 2 क्या है कि जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर, अगर या तो 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह है, कोई ग्रुप है, वो मिलकर मूलवंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा के आधार पर हत्या कारित करते हैं। अगर मान लो वो इस प्रकार से हत्या कारित करते हैं तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य स्वयं के निजी विश्वास या किसी अन्य आधार पर मृत्यु या आजीवन कारावास या ऐसी अवधि के कारावास से जो 7 वर्ष से कम नहीं होगा दंडनीय होंगे और जुर्माने से भी दंडनीय होंगे। यानी क्या है कि जब 5 या अधिक व्यक्तियों का कोई समूह है जो मिलकर मूलवंश, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म, भाषा के आधार पर हत्या कारित करते हैं तो ऐसा समूह का जो प्रत्येक सदस्य है वो क्या होगा, सबको समझा जाएगा, प्रत्येक मेंबर को ऐसे समझा जाएगा कि उसने इस प्रकार की हत्या कारित की है और स्वयं के निजी विश्वास या किसी अन्य आधार पर, किसी भी आधार पर, जिस आधार पर वो उनका अपराध कारित किया है वो लगता है, उसके आधार पर या तो मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास या फिर कोई ऐसा कारावास दिया जाएगा जो 7 वर्ष से कम नहीं होगा, उससे दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, साथ में जुर्माना भी उस पर लगाया जाएगा। यह किस कंडीशन में, जब मर्डर कर देते हैं 5 या अधिक व्यक्ति मिलके किसी जाति, मूलवंश, धर्म, जन्म स्थान, भाषा इनके आधार पर। नेक्स्ट है धारा 102। 102 क्या है, आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। अगर कोई आजीवन कारावास का सिद्ध दोष है और उसने हत्या कर दी है तो उसके लिए क्या दंड का प्रावधान किया गया है, जो कोई आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास जो व्यक्ति की शेष प्राकृत जीवन काल के लिए होगा दंडनीय होगा। देखो हमने हत्या के लिए जो पढ़ा था वो मृत्यु है और आजीवन कारावास है प्लस जुर्माना भी है, लेकिन इसमें क्या है डिफरेंस कि अगर कोई आजीवन सिद्ध दोष है, आजीवन कारावास के लिए कोई दोष सिद्ध किया गया है तो उसमें उसको मृत्युदंड तो मिलेगा ही या फिर आजीवन कारावास मिलेगा, लेकिन आजीवन कारावास क्या होगा, उसके शेष प्राकृत जीवन काल के लिए होगा, जो उसका शेष प्राकृत जीवन काल बच गया उसके लिए होगा वो आजीवन कारावास। नेक्स्ट है धारा 103। धारा 103 क्या है, हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड। जो हत्या की कोटि में नहीं आता है उस प्रकार का अगर कोई आपराधिक मानव वध है तो उसके लिए क्या दंड दिया गया है, जो हमने ऊपर पढ़ा है वो हत्या के लिए दंड थे, अब आपराधिक मानव वध के लिए दंड पड़ेंगे। तो जो कोई ऐसा आपराधिक मानव वध करेगा जो हत्या की कोटि में नहीं आता, अगर कोई व्यक्ति मान लो आपराधिक मानव वध करता है जो हत्या की कोटि में नहीं आता, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होना संभाव्य है कारित करने के आशय से किया जाए। अगर मान लो कि मृत्यु कारित हुई है लेकिन उसका आशय क्या था, या तो मृत्यु था या फिर कोई ऐसी शारीरिक क्षति थी करना आशय था जिसमें मृत्यु कारित होना संभाव्य है, तो उसको आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। यानी साबित हो जाता है कि उसने हत्या न करके उसका मामला है वो आपराधिक मानव वध में आ रहा है। पहली बात, अगर आपराधिक मानव वध आ रहा है लेकिन उसने जो कार्य किया है वो या तो उसका आशय क्या था, मृत्यु कारित करना या फिर कोई ऐसी शारीरिक क्षति कारित करना जिससे कि उसकी मृत्यु होना संभाव्य हो। अगर इस प्रकार के कार्य द्वारा अगर वो आपराधिक मानव वध करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको आजीवन कारावास से या फिर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उसकी मृत्यु कारित होना संभाव्य है किंतु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है कारित करने के आशय के बिना की जाए। देखो हमने ऊपर पढ़ा है कि उसको पता था कि मृत्यु हो जाएगी या फिर कोई ऐसी शारीरिक क्षति होगी जिससे कि मृत्यु होना संभाव्य है, और इसमें क्या करता है, इस आशय के बिना करता है। उसका आशय नहीं है, उसको पता तो है लेकिन आशय नहीं है उसका मृत्यु कारित करने का, तो वह दोनों में से किसी भांति का कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। तो अगर उसका आशय है तो आजीवन कारावास या दोनों में से कोई भी भांति का कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा प्लस जुर्माना भी होगा। और अगर मान लो उसका आशय नहीं है तो दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी या फिर जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा।
अब नेक्स्ट है धारा 104। तो धारा 104 क्या है? उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। कोई व्यक्ति उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करता है तो उसके लिए क्या बंद किए गए हैं? जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता। क्या है कि कोई व्यक्ति उतावलेपन से कर रहा है या फिर उपेक्षापूर्ण कार्य से कोई व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है जो कि आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता। आपराधिक मानववध में आ रहा है तो आपराधिक मानववध के लिए दंड होगा उसको दोनों में से किसी भी हत्या के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। क्या हो सकेगी? उसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दोनों में से किसी भी हत्या का कारावास, और जुर्माना भी उस पर देय होगा। इसकी देखो एक उपधारा 2 दे रखी है। उपधारा 2 क्या है कि जो कोई उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण किसी कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानववध नहीं है और घटनास्थल से निकलकर भागेगा या घटना के तत्काल पश्चात पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को घटना की सूचना देने में असफल रहेगा, किसी भी अवधि के कारावास से जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा के दंड से दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। देखो क्या है कि अगर मान लो कोई उपेक्षापूर्ण और उतावलेपन से कोई कार्य करता है, जो हमने पहले में पढ़ा था उसमें क्या है कि उससे हो गई है घटना और वो वहीं पे है, वो वहाँ से कहीं गया नहीं है, तो उसका क्या होगा? 7 वर्ष तक की सज़ा होगी और जुर्माना भी लगेगा। और अगर मान लो इस प्रकार से उपेक्षापूर्ण या उतावलेपन से कोई कार्य से किसी की मृत्यु हो जाती है और वो घटनास्थल से निकल के भाग जाता है या घटना होने के बाद पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इस घटना की सूचना नहीं देता है, तो उसको 10 वर्ष तक का कारावास होगा और जुर्माना भी लगेगा। तो ये अलग अलग इस प्रकार आईपीसी में पहले इस प्रकार से वो अलग अलग नहीं किया गया था, इसमें अलग अलग बांट दिया गया है कि अगर वो भाग जाता है तो दंड क्या होगा, अगर वो रुक जाता है तो क्या होगा, पुलिस को सूचना देगा तो क्या दंड होगा। इस प्रकार से रिलैक्सेशन दिए गए हैं। अगर वो कुछ अच्छा काम कर देता है उसके बाद में भागता नहीं है, पुलिस को बताता है, मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करता है। तो नेक्स्ट है धारा 105। 105 है कि शिशु या मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति का आत्महत्या का दुष्प्रेरण। अगर कोई शिशु है या फिर मानसिक रूप से बीमार कोई व्यक्ति है, उसको आत्महत्या करने के लिए, सुसाइड करने के लिए अगर कोई व्यक्ति दुष्प्रेरण करता है तो, और यदि 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति, मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति, चित्त विपर्यस्त कोई व्यक्ति या मत्तता की अवस्था में कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, जो कोई ऐसी आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा तो वह आजीवन कारावास से या मृत्युदंड से या फिर ऐसी अवधि के कारावास से 10 वर्ष से अधिक न हो दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अगर मान लो कोई व्यक्ति किसी बच्चे को या तो शिशु को या फिर कोई जो मानसिक रूप से सही नहीं है, मानसिक रूप से कोई रुग्ण व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, उसको आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करता है, उसको आत्महत्या के लिए उकसाता है और उसके फलस्वरूप अगर वो आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, तो जिस व्यक्ति ने दुष्प्रेरण किया था उसको क्या सज़ा मिलेगी? या तो मृत्युदंड मिलेगा या फिर आजीवन कारावास मिलेगा या फिर ऐसा कारावास मिलेगा जो 10 वर्ष से अधिक का नहीं होगा और साथ में जुर्माना भी देय होगा, उसमें साथ में जुर्माना भी लगेगा। नेक्स्ट है धारा 106। धारा 106 है आत्महत्या का दुष्प्रेरण। आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या सज़ा के उपबंध किए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है तो उसको सुसाइड करने के लिए जो व्यक्ति या जो कोई उसका दुष्प्रेरण करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सुसाइड करने के लिए दुष्प्रेरण करता है तो उसमें को दोनों में से कोई भी भांति का कारावास दिया जा सकता है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकती है और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसके बाद है नेक्स्ट धारा 107 हत्या करने का प्रयत्न। हत्या करने के प्रयत्न के लिए क्या उपबंध किए गए हैं कि जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। क्या है कि जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा, उसका आशय इस प्रकार का हो या ऐसा ज्ञान हो या फिर ऐसी परिस्थिति हो
उनमें यह कार्य करता, यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता। अगर मान लो इस प्रकार से कर रहा है और अगर उससे मृत्यु कारित हो जाती तो वह हत्या का दोषी होता। तो उसको क्या किया जाएगा, उस प्रयत्न के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यानी दोनों में से कोई भी भांति का कारावास हो सकता है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकती है और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपपत्ति कारित हो जाए, अगर मान लो वो इस प्रकार का कार्य कर रहा है उससे किसी को थोड़ा क्षति भी हो जाए, उपपत्ति भी हो जाए, तो उसके लिए क्या है, तो अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दंड से जो कि पूर्व में बताया गया है। तो पूर्व में क्या बताया गया है, जो 10 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा दोनों में से किसी भांति का, या फिर जुर्माने से दंडनीय होगा। तो क्या होगा, अगर मान लो कि कोई हत्या का प्रयत्न करता है तो दोनों में से किसी भांति का कारावास जो कि 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना भी होगा। अगर मान लो इस प्रयास में सामने जिसके पर उपपत्ति की जाती, जिसके ऊपर हत्या का प्रयत्न किया जाता है, उसको अगर कोई उपपत्ति हो जाती है तो उसके कंडीशन में जो ऊपर बताया गया अपराध है 10 वर्ष तक का, वो तो है, या तो वो हो सकता है या फिर आजीवन कारावास से वो दंडनीय हो सकता है। अब इसकी उपधारा 2 कि जब इस धारा में वर्णित अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन, अगर मान लो कि इस धारा में वर्णित कोई अपराध करने वाला कोई व्यक्ति है, इस धारा में वर्णित अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति है, वो आजीवन कारावास से दंड के अधीन हो, तब उपपत्ति कारित हुई है तो वो मृत्युदंड से दंडित किया जा सकेगा। जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस प्रकार से कि आजीवन कारावास से दंडनीय व्यक्ति अगर हत्या कर देता है तो उसको मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो हत्या के प्रयत्न के लिए क्या कारावास दिया गया है, 3 टाइप का कारावास दिया गया है। इसमें 3 टाइप की सज़ा की व्यवस्था की गई है। पहला है कि जो हत्या का प्रयत्न करता है लेकिन कुछ भी नुकसान नहीं होता है अगले को, तो दोनों में से किसी भी भांति का कारावास दिया जा सकता है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना भी देय होगा। दूसरे टाइप का है कि अगर मान लो इस प्रकार से वो करता है और उससे अगर क्षति हो जाती है तो उसको आजीवन कारावास दिया जा सकता है या फिर दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना भी देय होगा। और तीसरा है कि अगर मान लो ये इस प्रकार का प्रयास करने वाला व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन हो तो उसे मृत्युदंड दिया जा सकता है। जो आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन है तो उसको मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के उपबंध किए गए हैं इसमें सजा के। इसमें देखो कुछ दृष्टांत दिए गए हैं, तो देखते हैं हम दृष्टांत। पहला दृष्टांत है, ये का वध करने के आशय से कै उस पर ऐसी परिस्थितियों में गोली चलाता है कि ये यदि मृत्यु हो जाती तो कै हत्या का दोषी होता है। क्या करता है, ये का वध करना चाहता है, ये को मारने के आशय से कै उस पर गोली चला देता है और इस प्रकार से चलाता है कि अगर मान लो उसकी मृत्यु हो जाती तो कै पे मर्डर का केस होता है, वो मर्डर का दोषी होता। अब यहाँ पे मृत्यु हुई नहीं है उसकी, अगर मृत्यु नहीं हुई है तो कै इस धारा के अधीन दंडनीय है, वो हत्या के प्रयत्न का दोषी है। उसने गोली चलाई है लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई है तो हत्या के प्रयत्न का दोषी है। अगर मृत्यु हो जाती तो हत्या का दोषी होता। नेक्स्ट दृष्टांत, कै कोमल वयस के शिशु की मृत्यु करने के आशय से उसे एक निर्जन स्थान में अरक्षित छोड़ देता है। क्या है कि एक छोटा शिशु है, कोमल वयस शिशु है, उसको मारने के आशय से उसको एक निर्जन यानी सुनसान जगह में छोड़ देता है। ऐसे ही कै ने इस धारा द्वारा परिभाषित अपराध किया, यद्यपि परिणाम स्वरूप उस शिशु की मृत्यु नहीं होती है। अगर मान लो उस शिशु की वहाँ पे मृत्यु नहीं होती है तो भी वो हत्या के प्रयत्न का दोषी होगा, क्योंकि अगर मृत्यु हो जाती तो हत्या का दोषी होता। नेक्स्ट है, ये कि हत्या का आशय रखते हुए कै एक बंदूक खरीदता है। कै क्या है कि ये की हत्या कर देना चाहता है, उसके लिए वो बंदूक खरीदता है और उसको भरता है। कै ने अभी तक अपराध नहीं किया, बंदूक खरीद लेता है, बंदूक को भर लेता है, लेकिन उसने अभी तक कोई अपराध नहीं किया है। ये पर कै बंदूक चलाता है, कै बाद में क्या करता है, ये पे बंदूक चला देता है। उसने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। यदि इस प्रकार गोली मारकर वह ये को घायल कर देता है तो वह इस धारा के प्रथम पैरे के पिछले भाग द्वारा उपबंधित दंड से दंडनीय है। अगर मान लो यहाँ पे क्या है कि ये को मारने के लिए कै बंदूक खरीदता है और बंदूक में बारूद भर लेता है। अब तक उसने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो ये पे गोली चलाता है, जैसे ही वो ये के ऊपर गोली चला देता है, अगर ये की मृत्यु नहीं होती है उससे और उसको कोई चोट नहीं लगती है, वो बच जाता है, तो इस धारा के जो पहला पार्ट बताया था जिसमें चोट नहीं लगती है तो उसके अनुसार दंडनीय है। अगर वो घायल हो जाता है उसमें तो उसका दूसरा भाग जो बताया था कि उसके अनुसार वो दंडनीय होगा, जिससे कि उसको उपपत्ति कारित हुई है जिसमें आजीवन कारावास का भी सज़ा जुड़ जाएगी।
एक और इसमें दृष्टांत दिया गया है, दृष्टांत है तो क्या है, विष द्वारा ये की हत्या करने का आशय रखते हुए कै विष खरीदता है। कै क्या करता है, विष से ये की हत्या कर देने का आशय रखता है और विष खरीदता है और उसे उस भोजन में मिला देता है जो कै के अपने पास रहता है। क्या करता है, वो विष उस भोजन में मिला देता है जो कै के अपने पास रहता है। कै ने इस धारा में परिभाषित अपराध अभी तक नहीं किया। क्या करता है, कै ये को मार देना चाहता है, इसलिए वो विष खरीदता है। विष खरीद के कै के पास जो भोजन है उसी में वो विष को मिला देता है। तो अभी तक उसने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि वो अपने ही पास रखे हुए खाने में विष मिला रहा है। कै उस भोजन को ये की मेज़ पर रखता है। जैसे ही कै ये की मेज़ पर रखता है या उसको ये की मेज़ पर रखने के लिए ये के सेवकों को प्रेरित कर देता है, कै ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। तो जब तक वो उसके पास में था, कै के पास में ही पड़ा हुआ था भोजन, तब तक उसने कोई अपराध नहीं किया था। लेकिन जैसे ही वो या तो ये की मेज़ पे रख देता है उसको, या फिर ये के सेवकों को वो अगर दे देता है, तो इस धारा में उपबंधित अपराध किया है। कौन सी धारा में, धारा 107 में, जो कि है हत्या का प्रयत्न। तो इस प्रकार से धारा 107 कंप्लीट हो जाती है। हत्या का प्रयत्न के लिए जो जो दंडों का 3 प्रकार के सजाओं का उपबंध किया गया है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट है धारा 108 है आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। पहला था हत्या का प्रयत्न और दूसरा है आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। तो क्या है, जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा यदि वह उस कार्य से वह मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध का दोषी होता। दोनों में किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपपत्ति हो जाए तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो आपराधिक मानववध के लिए क्या प्रावधान किया गया है, इसमें भी 2 टाइप के सज़ा का उपबंध किया गया है। हत्या में 3 टाइप के, हत्या के प्रयत्न के लिए 3 टाइप के सज़ा का था। तो पहली बात तो इस कैटेगरी में कब आएगा, जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से अपराध करता है कि अगर मान लो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती हो तो वो आपराधिक मानववध में आता है, लेकिन मृत्यु नहीं हुई तो वो इस धारा के अंतर्गत आएगा, आपराधिक मानववध का प्रयत्न। तो इसमें देखो क्या सज़ा है कि अगर मान लो वो इस प्रकार से आपराधिक मानववध का प्रयत्न करता है तो उसको दोनों में से किसी भांति का कारावास दिया जा सकता है जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या फिर जुर्माना हो सकेगा या फिर दोनों हो सकेगा। देखो हत्या वाले में हमने पढ़ा था जुर्माना इंक्लूडेड था, और इसमें या तो कारावास है या फिर जुर्माना है या फिर दोनों है। और अगर इस प्रकार से वो कार्य करता है और उसमें उपहत्या कारित हो जाती है तो क्या होगा, उपहत्या कारित हो जाती है तो जेल की सज़ा बढ़ जाएगी, कारावास हो जाएगा 7 वर्ष तक, या फिर जुर्माना या फिर दोनों होंगे। तो एक बार हम कंपैरिजन करते हैं कि हत्या का प्रयत्न और आपराधिक मानववध का प्रयत्न करने में क्या डिफरेंस है। तो देखो हत्या के प्रयत्न में अगर कोई हत्या का प्रयत्न करता है तो उसको क्या सज़ा दी जाती है, दोनों में से किसी भांति का कारावास जो कि 10 वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माना भी देय होगा। इसमें जुर्माना साथ में देय होगा। आपराधिक मानववध में क्या है कि दोनों में से किसी भांति का कारावास तो है, लेकिन हत्या के प्रयत्न में 10 वर्ष तक था और आपराधिक मानववध में 3 वर्ष तक का कारावास है, और उसमें जुर्माना साथ में था, इसमें जुर्माना अलग है। यानी इसमें या तो कारावास होगा या फिर जुर्माना होगा या फिर दोनों होंगे। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर मान लो इस प्रकार से वो प्रयत्न करता है और उसमें क्षति कारित हो जाती है तो क्या होगा, तो क्षति हो गई तो क्या होगा, क्षति हो जाती है तो हत्या में क्या है, हत्या में आजीवन कारावास और जुड़ जाता है, या तो आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा। और इसमें क्या है, इसमें दोनों में से किसी भांति का कारावास होगा, लेकिन वो केवल कितना होगा, 7 वर्ष तक का हो सकेगा, या फिर जुर्माना या दोनों। इसमें भी जुर्माना कारावास के साथ में नहीं है, इसमें या तो साथ में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और या फिर अकेला जुर्माना भी हो सकता है। तीसरा है हत्या के प्रयत्न में आजीवन सिद्धोष द्वारा भी दिया गया है कि अगर आजीवन कारावास से सिद्धोष है तो उसको क्या होगा, अगर वो इस प्रकार का हत्या प्रयत्न करता है तो उसको मृत्युदंड दिया जा सकता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई उपबंध नहीं किया गया है। तो ये हो गए डिफरेंस दोनों में। नेक्स्ट है इसमें दृष्टांत दिया गया है एक, तो दृष्टांत क्या है, कै गंभीर और अचानक प्रकोपन पर ऐसी परिस्थितियों में ये पर पिस्तौल चलाता है कि यदि तद्वारा वह मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध का दोषी होता। कै ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।
क्या है, गंभीर और अचानक कोई प्रकोपन मिलता है उसके ऊपर, ऐसी परिस्थितियों में ये पे पिस्तौल चला देता है वो। अब ये मान लो अगर इस पिस्तौल चलाता है तो अगर ये की मृत्यु हो जाती तो वो आपराधिक मानववध की कैटेगरी में आता। तो अगर मान लो यहाँ पे उसकी मृत्यु नहीं होती है तो वो फिर आपराधिक मानववध का प्रयत्न होगा, तो वो धारा 108 के अंतर्गत आएगा, आपराधिक मानववध का प्रयत्न। अब है धारा 109। धारा 109 क्या है, संगठित अपराध। संगठित अपराध क्या है, ये देखो नया जोड़ा गया है संगठित अपराध, पहले ये नहीं था आईपीसी में। तो या तो किसी संगठित अपराध अभिसद के सदस्य के रूप में या ऐसे अभिसद की ओर से मिलकर एकल रूप में या संयुक्त रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह के प्रयास द्वारा हिंसा, हिंसा की धमकी, अभित्रास, उत्पीड़न, भ्रष्टाचार या संबंधित क्रियाकलाप या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तात्विक फायदा, जिसके अंतर्गत वित्तीय फायदा भी है, प्राप्त करने के लिए अन्य विधि विरुद्ध साधनों के प्रयोग द्वारा कोई सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत व्यापारण, डकैती, यान चोरी, उद्यापन, भूमि हत्याना, संविदावाद, आर्थिक अपराध, गंभीर परिणाम वाले साइबर अपराध, लोगों, औषधियों, अवैध माल या सेवाओं और हथियारों का दुर्व्यापार, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव दुर्व्यवहार गहरा भी है, संगठित अपराध का गठन करेगा। तो सबसे पहले तो संगठित अपराध में क्या क्या शामिल है यही इसमें समझाया गया है। तो एक बार हम दोबारा से देखते हैं कि संगठित अपराध में क्या क्या शामिल है। कि या तो संगठित अपराध के लिए कोई अभिसद है, कोई संगठन है उसका, अगर वो सदस्य के रूप में है, या फिर ऐसे संगठन से मिलकर है, या फिर अकेले है, या फिर संयुक्त रूप से है। ये इस प्रकार से वो कार्य करता है। अब कार्य क्या करता है, हिंसा करता है या फिर हिंसा की धमकी देता है, अभित्रास करता है, उत्पीड़न करता है, भ्रष्टाचार करता है, या संबंधित कोई और क्रियाकलाप करता है, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तात्विक फायदा के लिए कोई कार्य करता है। अब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तात्विक फायदे में क्या क्या हो सकता है, या तो वित्तीय फायदा हो सकता है, जिसके वित्तीय फायदा इस प्रकार से तात्विक फायदे प्राप्त करने के लिए अन्य विधि विरुद्ध साधनों का प्रयोग करता है, या कोई सतत लगातार विधि विरुद्ध कोई क्रियाकलाप करता है। अब लगातार विधि विरुद्ध क्रियाकलाप क्या हो गया, जिसके अंतर्गत व्यापारण आएगा, डकैती है, या वाहन चोरी है, उद्यापन है, भूमि हत्या लेते हैं किसी की, या संविदावध करते हैं, या आर्थिक अपराध है कोई जिनके घृणा, या फिर कोई गंभीर परिणाम वाला साइबर अपराध है, या फिर लोगों, औषधियों, अवैध माल या सेवाओं, हथियारों का दुर्व्यापार है। दुर्व्यापार किस किस का हो सकता है, या तो लोगों का दुर्व्यापार हो सकता है, या औषधियों का दुर्व्यापार हो सकता है, या अवैध माल का दुर्व्यापार हो सकता है, या सेवाओं और हथियारों का दुर्व्यापार हो सकता है, या फिर वेश्यावृत्ति हो, या फिर फिरौती के लिए मानव का दुर्व्यापार हो। ये सारे संगठित अपराध में आएंगे। इनमें देखो स्पष्टीकरण दिए गए हैं कुछ। तो क्या स्पष्टीकरण है, इस खंड के प्रयोजनों के लिए क्या होगा, फायदा। जो फायदा है उसमें फायदा में संपत्ति, अभिलाभ, सेवा, मनोरंजन, संपत्ति या सुविधाओं का उपयोग या उन तक पहुंच और किसी व्यक्ति के फायदे की कोई चीज़, चाहे उसका कोई अंतर्निहित या मूर्त मूल्य, प्रयोजन या विशेषता हो या नहीं हो। तो क्या होगा फायदे में या तो संपत्ति हो, या कोई अभिलाभ हो, सेवा हो, मनोरंजन हो, संपत्ति हो, या फिर सुविधाओं का उपयोग हो, या उन तक कोई पहुंच हो और किसी व्यक्ति के फायदे की कोई चीज़, चाहे उसका कोई अंतर्निहित या मूर्त मूल्य, प्रयोजन या विशेषता हो या नहीं हो। समझ लेते। नेक्स्ट क्या है, संगठित अपराध अभिसद से 3 या अधिक व्यक्तियों का आपराधिक संगठन या समूह अभिप्रेत। जो संगठित अपराध है उससे 3 या अधिक व्यक्ति क्या होगा, जो अभिसद है उसमें 3 या अधिक व्यक्तियों का आपराधिक संगठन या समूह होगा। जो संगठित अपराध अभिसद हमने ऊपर पढ़ा उसमें या तो कम से कम 3 होंगे, या फिर 3 से अधिक कोई व्यक्ति होंगे, उनका समूह होगा। जो एक अभिसद, टोली, माफिया या अपराध घेरे के रूप में या तो अकेले या सामूहिक रूप से मिलकर एक या अधिक गंभीर अपराध करने में लगे हुए हैं। क्या होगा कि या तो वो एक या फिर गंभीर अपराध करने में लगे हुए होंगे, या फिर टोली बनाकर अपराध, घेराबंदी या संगठित अभिसद अपराधों में अंतर्वलित है। अगला है सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप। तो सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप क्या है, विधि द्वारा प्रतिसिद्ध क्रियाकलाप अभिप्रेत। विधि द्वारा प्रतिसिद्ध कोई भी क्रियाकलाप होगा जो किसी संगठित अपराध अभिसद के सदस्य के रूप में या तो अकेले या फिर संयुक्त रूप से किया जाने वाला संज्ञेय अपराध है।
जिसकी बाबत 10 वर्ष की पूर्ववर्ती अवधि के भीतर सक्षम न्यायालय के समक्ष एक से अधिक आरोप पत्र फाइल किए गए हो। अगर मान लो कि 10 वर्ष की जो पूर्वावधि है उसमें एक से अधिक आरोप पत्र उस सक्षम न्यायालय के समक्ष फाइल किए गए हो, उस न्यायालय ने ऐसे अपराध का संज्ञान लिया हो, और जो आरोप पत्र फाइल किए गए ऐसे मामलों में उस न्यायालय ने संज्ञान लिया हो, तो वो आएगा इसमें। नेक्स्ट है आर्थिक अपराध। आर्थिक अपराध क्या होता है? आपराधिक न्यासभंग। अगर कोई आपराधिक न्यासभंग हो, कूट रचना हो, करेंसी और मूल्यवान प्रतिभूतियों का कूटकरण है, वित्तीय घोटाले, पोजी स्कीम चलाना, मास मार्केटिंग कपट, धनीय फायदा पहुंचाने के लिए बहुसंख्या में लोगों के साथ कपट की दृष्टि से बहुस्तरीय मार्केटिंग स्कीमें, या किसी भी रूप में बड़े पैमाने पर संगठित बाजी लगाना, धन शोधन और हवाला समव्यवहारों के अपराध आदि होंगे। ये सारे अपराध इसमें शामिल होंगे आर्थिक अपराध में। इसकी उपधारा 2 है, जो कोई संगठित अपराध कारित करेगा या कारित करने का प्रयत्न करेगा। कोई भी है जो संगठित अपराध या तो कारित करेगा या फिर कारित करने का प्रयत्न करेगा संगठित अपराध, तो उनके लिए सजा का क्या उपबंध है? यदि ऐसे अपराध के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा, और ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा जो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति संगठित अपराध करता है तो क्या होगा? अगर संगठित अपराध करने से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है तो उस व्यक्ति को, अपराधी को, मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास दिया जाएगा, और 10 लाख से कम का जुर्माना नहीं होगा, साथ में जुर्माना भी लगेगा जो कम से कम 10 लाख रुपए का होगा। नेक्स्ट है, अगर मान लो इस प्रकार से मृत्यु कारित नहीं होती है तो अन्य मामलों में वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा। 5 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा, और ऐसे जुर्माने से जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। अगर मान लो ऐसे संगठित अपराध करते हैं लेकिन मृत्यु नहीं होती है, किसी व्यक्ति को मृत्यु नहीं होती है, तो उसको क्या किया जाएगा? उसके लिए सज़ा का प्रावधान है कि कोई भी ऐसी अवधि का कारावास होगा जो कि 5 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा, और जुर्माना भी लगेगा। जुर्माना कितना लगेगा? जुर्माना 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। तो इस प्रकार 2 टाइप की सज़ा का उपबंध किया गया है संगठित अपराध के लिए। नेक्स्ट है इसकी उपधारा 3। उपधारा 3 है, जो कोई संगठित अपराध किए जाने का षड्यंत्र करता है या उसका संचालन करता है। यानी कि जो कोई व्यक्ति है वो संगठित अपराध के किए जाने का षड्यंत्र करता है या फिर उसका संचालन करता है या उसमें सहायता करता है, उसे सुकर बनाता है, या संगठित अपराध के किए के किसी प्रारंभिक कार्य में अन्यथा नियोजित होता है, वह ऐसी अवधि के कारावास है जो 5 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, और ऐसे जुर्माने का जो 5 लाख से कम का नहीं होगा। देखो क्या उपबंध किया गया कि जो कोई संगठित अपराध के किए जाने का षड्यंत्र करता है। हमने ऊपर पढ़ा था कि संगठित अपराध करता है, मान लो कि वो षड्यंत्र करता है या उनका संचालन करता है या फिर उनमें सहायता करता है या उनको सुकर बनाता है, या संगठित अपराध में कोई प्रारंभिक कार्य में अन्यथा नियोजित होता है, तो उसके लिए है कम से कम 5 वर्ष का कारावास, और अधिकतम वो आजीवन कारावास तक हो सकेगा, और ऐसे जुर्माने के लिए दायी होगा जो कि 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। नेक्स्ट है उपधारा 4। उपधारा 4 क्या है? कोई व्यक्ति जो संगठित अपराध अभिसद का सदस्य है वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो कि 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। जो क्या है? अगर मान लो कि कोई व्यक्ति है संगठित अपराध अभिसद है। संगठित अपराध अभिसद में मिनिमम कितने सदस्य होते हैं? 3 या 3 से अधिक सदस्य होते हैं। तो जो भी कोई इसका संगठित अपराध का अभिसद का सदस्य है वो क्या होगा? कम से कम 5 वर्ष तक का उसको कारावास दिया जाएगा, और वो आजीवन कारावास तक का भी हो सकता है, और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा। वो जुर्माना कितना होगा? 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। जो जुर्माना लगाएगा वो 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। नेक्स्ट है उपधारा 5, जो कोई आश्चर्यपूर्वक किसी व्यक्ति जिसने संगठित अपराध कारित किया है या जो संगठित अपराध अभिसद का सदस्य है को संश्रय देता है। देखो क्या है? या तो उसको संश्रय देता है या छिपाता है, अथवा संश्रय देने या छिपाने में सहायता करता है, या उसे विश्वास है कि उसका कार्य ऐसे अपराध को प्रोत्साहित करेगा या उसे करने में सहायता करेगा,
अगर मान लो इस प्रकार से कार्य करता है, या तो संगठित अपराध का कोई सदस्य है उसको, या फिर कोई आश्चर्यपूर्वक इस प्रकार का संगठित अपराध कारित करता है उसको, या तो संश्रय देता है, या फिर उसको छिपाता है, या फिर संश्रय देने या छिपाने में सहायता करता है, या फिर उसको विश्वास है कि उसका कार्य ऐसे अपराध को प्रोत्साहित करेगा या ऐसा करने में वो सहायता करता है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो दंडनीय होगा, ऐसी अवधि के लिए जो 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा, और ऐसे जुर्माने के लिए जो कि 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। क्या होगा, उसको ऐसी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जो कि 3 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा। 3 वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन आजीवन कारावास तक हो सकेगा। और ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा जो 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। जो जुर्माना 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा, ऐसा जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसमें देखो एक परंतु दिया गया है। परंतु क्या है कि यह उपधारा उस दशा में लागू नहीं होगी जिसमें संश्रय या छिपाना अपराधी के पति या पत्नी द्वारा किया जाता हो। देखो ये आईपीसी में भी था और भारतीय न्याय संहिता में भी है कि अगर संश्रय पति अपनी पत्नी को देता है या पत्नी अपनी पति को देती है तो वो अपराध नहीं होगा, वो इसमें लागू नहीं होगा। तो सेम इसमें भी यही बताया गया है कि इस उपधारा के उपबंध उस दशा में लागू नहीं होंगे जिसमें संश्रय या छिपाना अपराधी के पति या पत्नी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है उपधारा 6। उपधारा 6 क्या है, जो कोई संगठित अपराध से व्युत्पन्न या प्राप्त किसी संपत्ति या किसी संगठित अपराध के आगमों या जो संगठित अपराध परिषद की निधियों के माध्यम से अर्जित की गई है उसको धारण करता है। यानी कि कोई व्यक्ति है जो कि या तो संगठित अपराध से कोई संपत्ति प्राप्त हुई है या ऐसा करने के लिए उसको संपत्ति मिली है या कुछ आगम हुए हैं, या फिर संगठित अपराध परिषद जो है उनके लिए जो निधि है उनसे अर्जित करता है, उनको रखता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 3 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, और ऐसे जुर्माने से जो 2 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। अगर इस प्रकार की संपत्ति को, इस प्रकार के आगम को वो रखता है तो उसको क्या सज़ा मिलेगी, कारावास की सज़ा हो सकेगी जो कि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी और आजीवन कारावास तक हो सकेगी, और जुर्माना भी देय होगा इसमें साथ में। और जुर्माना कितना होगा, 2 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। नेक्स्ट है उपधारा 7 कि यदि कोई व्यक्ति संगठित अपराध अभिसद के सदस्य की ओर से, कोई व्यक्ति है जो संगठित अपराध अभिसद है उसके सदस्य की ओर से या किसी समय किसी जंगम या स्थावर संपत्ति को धारण करता है, या तो किसी सदस्य की ओर से या फिर किसी भी समय वो कोई जंगम या स्थावर संपत्ति को धारण करता है जिसका वह समाधान पद लेखा नहीं दे सकता, वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 3 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु 10 वर्ष तक का हो सकेगा, और ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा जो 1 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। यानी उसके ऊपर ऐसा जुर्माना भी लगाया जाएगा जो कि 1 लाख रुपए से कम का नहीं होगा, और ऐसी संपत्ति जब्ती और समाप्रण के लिए भी दायी होगी। और जो इस प्रकार की संपत्ति है जो उसने धारण की है वो संपत्ति जब्ती के और समाप्रण के लिए दायी होगी। इसमें देखो एक स्पष्टीकरण दिया गया है। स्पष्टीकरण क्या है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जो धारा 109 है उसके प्रयोजनों के लिए संगठित अपराध के आगम, जो संगठित अपराध के आगम है उनसे क्या अभिप्राय है, संगठित अपराध के आगम से सभी प्रकार की संपत्तियां विपरीत है जो किसी संगठित अपराध के कारित किए जाने से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त की गई है। जो कोई संगठित अपराध है उसके किए जाने से या तो व्युत्पन्न की गई हुई है या फिर अभिप्राप्त की गई है, अथवा किसी संगठित अपराध की खोज योग्य निधियों के माध्यम से अर्जित की गई हैं, या फिर कोई संगठित अपराध है उसकी खोज योग्य निधियाँ हैं उनके माध्यम से अर्जित की गई हैं, और उसमें उन व्यक्तियों पर ध्यान दिए बिना जिनके नाम ऐसे आगम हैं या जिनके कब्जे में वह पाया गया है नगद सम्मिलित है। तो क्या होगा, संगठित अपराध के आगम वो सारी संपत्तियां होगी जो कि किसी संगठित अपराध के कारित किए जाने से या तो व्युत्पन्न हुई है या फिर अभिप्राप्त की गई हैं, या फिर किसी संगठित अपराध की खोज योग्य निधियों के माध्यम से अर्जित की गई हैं, और उसमें उन व्यक्तियों पर ध्यान दिए बिना जिनमें नाम ऐसे आगम हैं या जिनके कब्जे में वह पाया जाता है नगद भी सम्मिलित है, उसमें नगद भी वो शामिल होगा। अब नेक्स्ट है धारा 110। तो धारा 110 क्या है, छोटे संगठित अपराध या सामान्यतः संगठित अपराध, या तो छोटे संगठित अपराध हैं या फिर सामान्यतः संगठित अपराध हैं। तो ये भी एक धारा बनाई गई है इसमें, धारा 110। तो क्या है ये कि कोई अपराध जो नागरिकों के बीच यान चोरी या यान से या घरेलू चोरी, कारोबार चोरी, छल कपट से चोरी, स्टोरा चोरी,
चोरी, चोरी व्यक्तिगत संपत्ति की चोरी का प्रयास। संगठित जेब कतरना, चेन छीनना, दुकान तोड़कर चोरी, या कार्ड स्कीमिंग, या स्वचालित टेलर मशीन की चोरी, या लोक परिवहन प्रणाली से विधि विरुद्ध रीति से धन का उपापन, या टिकटों का अवैध विक्रय, या लोक परीक्षा के प्रश्न पत्रों का विक्रय से संबंधित असुरक्षा की साधारण भावना कारित करता है। और संगठित अपराध समूह या टोली द्वारा कारित संगठित अपराध का कोई अन्य सामान्य प्ररूप छोटे संगठित अपराधों का गठन करेगा। यानी कि ये नई धारा जोड़ी गई है, इसमें कुछ अपराध बताए गए हैं। क्या क्या अपराध बताए गए हैं? जो नागरिकों के बीच यान चोरी, या तो वाहन की चोरी है, या फिर वाहन से या घरेलू चोरी, या फिर कारोबार में चोरी, छल कपट से चोरी, स्टोरा चोरी, या फिर कोई व्यक्तिगत संपत्ति की चोरी का प्रयास, या संगठित जेब कतरना, चेन छीनना, दुकान तोड़कर चोरी करना, कार्ड स्कीमिंग करना, या फिर शौचालय टेलर मशीन की चोरी है, या लोक परिवहन प्रणाली से कोई विधि विरुद्ध रीति से धन प्राप्त करता है, या टिकटों का अवैध विक्रय करता है, या कोई लोक परीक्षा में प्रश्न पत्रों का विक्रय करता है। इनसे संबंधित कोई भी अपराध अगर करता है, या तो स्वयं करता है, या कोई किसी समूह में करता है, या किसी टोली द्वारा अगर वो किया जाता है, तो इसकी दूसरी उपधारा क्या है? तो ऐसा छोटा संगठित अपराध कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है, या तो कारित करता है या फिर प्रयत्न करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दायी होगा। अगर इस प्रकार का कोई छोटा अपराध करता है, छोटे संगठित अपराध करता है, तो क्या होगा? उसके लिए कारावास होगा जो 1 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दायी होगा और उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो इस प्रकार धारा 110 कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट है धारा 111। धारा 111 क्या है? आतंकवादी कार्य का अपराध। ये भी नई धारा जोड़ी गई है। आईपीसी में भी इस प्रकार की कोई धारा नहीं थी। तो आतंकवादी कार्य का अपराध, इसकी उपधारा पहली है कि यह कहा जाएगा कि किसी व्यक्ति ने आतंकवादी कार्य किया है यदि वह भारत में या विदेश में, चाहे वो व्यक्ति भारत में करे या विदेश में करे, क्या करे? भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा की धमकी देने का, या जनसाधारण या उसके किसी हिस्से को अभित्रास करने या लोक व्यवस्था को विक्षुब्ध करने के आशय से निम्नलिखित में से कोई कार्य करता है। तो क्या कार्य करता है? पहली बात तो किस प्रकार का कार्य करेगा? जो भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा की धमकी देता है, या फिर जनसाधारण या उसके किसी हिस्से को अभित्रास करता है या लोक व्यवस्था को विक्षुब्ध करने के आशय से कुछ कार्य करता है। क्या क्या कार्य करता है? पहला कार्य है भरमों, डायनामाइटों या किसी अन्य विस्फोटक पदार्थों या ज्वलनशील सामग्रियों या अग्न्यायुधों या अन्य लीथल हथियारों या विषों या अपायकर गैसों या अन्य रसायनों या कोई अन्य परिसंकटमय पदार्थ, प्रकृति के पदार्थ, चाहे जैविक हो या अन्यथा, का ऐसी रीति में प्रयोग करता है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर शारीरिक हानि अथवा किसी व्यक्ति के जीवन को खतरे का वातावरण सर्जित हो या उसमें भय की सूचना का प्रसारण हो। अगर इस प्रकार का करता है तो वो आएगा किसमें? आतंकवादी कार्य कहा जाएगा। या दूसरा है किसी संपत्ति की क्षति या विनाश के कारण क्षति या हानि समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक किन्हीं आपूर्तियों या सेवाओं का विनाश, सरकारी या लोक सुविधा, लोक स्थान या निजी संपत्ति का विनाश कारित करना, इस प्रकार से है। तो आएगा नंबर 2 में, जो वो भी आतंकवादी कार्य माना जाएगा। नंबर 3 तीसरी टाइप का कार्य क्या है? तीसरा है कि गहन अवसंरचना के नुकसान या विनाश के साथ अत्यधिक हस्तक्षेप कारित करना। कोई भी गंभीर गहन अवसंरचना है, उसके नुकसान या विनाश के साथ अत्यधिक हस्तक्षेप कारित करता है अगर कोई, तो वो भी इसमें शामिल होगा। नेक्स्ट है सरकार या उसके संगठनों के ऐसी रीति में अभित्रास द्वारा जिसमें किसी लोक कृत्यकारी या अन्य व्यक्ति की मृत्यु या क्षति कारित हो। या तो कोई लोक कृत्यकारी है उस व्यक्ति की, या फिर किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो या फिर क्षति कारित हो या कारित होने की संभावना हो, प्रकोपन या असर, या सरकार को कोई कार्य करने के लिए बाध्य करने या कोई कार्य करने से विरत रहने, अथवा देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अवसंरचना को अस्थिर या नष्ट करने, लोक आपात सर्जित करने या लोक सुरक्षा को जर्जर करने के कर्म में किसी व्यक्ति को निरुद्ध करना और ऐसे व्यक्ति के वध या अपहानि की धमकी देना। अगर इस प्रकार का वो कार्य करेगा
तो वो भी किस में आएगा, आतंकवादी कार्य में शामिल होगा। नेक्स्ट है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध किन्हीं अभिसमयों के क्षेत्र में सम्मिलित होना। अगर जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 है उसकी दूसरी अनुसूची में जो सूचीबद्ध कोई जो है उनमें से अगर किसी क्षेत्र में अगर शामिल होता है तो वो भी एक आतंकवादी कार्य माना जाएगा। अब ये सारे आतंकवादी कार्य होंगे। अब आगे इनके संबंध में क्या उपाय किया गया है, सजा की क्या व्यवस्था है कि जो कोई आतंकवादी कार्य कारित करेगा या कारित करने का प्रयास करेगा, या तो कार्य कारित करेगा या फिर उनको कारित करने का प्रयास करेगा, तो क्या सज़ा दी जाएगी। यदि ऐसे अपराध के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित होगा और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो 10 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। अगर कोई इस प्रकार का आतंकवादी कार्य करेगा या फिर इसका प्रयास करेगा और ऐसे करने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अगर, तो उसको मृत्युदंड या आजीवन कारावास होगा और साथ में जुर्माना भी लगेगा जो कि 10 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। अगर मान लो मृत्यु नहीं होती है, ऐसा आतंकवादी कार्य करने से मृत्यु नहीं होती है, तो क्या होगा, ऐसी अवधि के कारावास से जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा। ऐसी अवधि होगी जो 5 लाख रुपए से कम तक नहीं होगी और आजीवन कारावास तक हो सकेगी, और ऐसा जुर्माना जो कि 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। तो इसमें 2 टाइप के सज़ा का उपबंध किया गया। अगर मान लो इस प्रकार का कोई आतंकवादी कार्य करता है, उसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु या आजीवन कारावास होगा और जुर्माना भी होगा जो कि 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा। और अगर मान लो कि मृत्यु नहीं होती है तो उसमें ऐसी अवधि के कारावास से जो 5 वर्ष से कम की नहीं होगी और आजीवन कारावास तो हो सकेगी और जुर्माना भी लगेगा जो कि 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। तो ये 2 प्रकार की सजाओं का उपबंध किया गया है। अब इसकी नेक्स्ट उपधारा है उपधारा 3। तो उपधारा 3 में क्या बताया गया है कि जो कोई आतंकवादी कार्य करने के लिए किसी संगठन, संगम या व्यक्तियों के समूह के साथ षड्यंत्र करता है। कोई व्यक्ति है जो कि आतंकवादी कार्य करने के लिए या तो किसी संगठन के, किसी संगम के या व्यक्तियों का कोई समूह है उनके साथ षड्यंत्र करता है या उनका संचालन करता है या उनका संचालन करवाता है या उसमें तैयारी करने में सहायता करता है, सुकर बनाता है या फिर अन्यथा कोई षड्यंत्र में नियोजित होता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से जो 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। तो क्या होगा, अगर मान लो कि कोई भी इस प्रकार का कोई आतंकवादी संगठन है, संगम है या कोई समूह है, उनके साथ मिलकर ऐसी आतंकवादी गतिविधि का कोई षड्यंत्र करेगा या तो, या फिर उस कार्य का संचालन करेगा या फिर किसी और से संचालन करवाएगा या फिर उसकी तैयारी में सहायता कराएगा या फिर उस कार्य को सुकर बनाने के लिए कोई हेल्प करेगा या फिर किसी और प्रकार जो बताए हैं तरीके, इनके अलावा भी किसी भी तरीके से अगर वो उसमें शामिल होगा तो उसको सज़ा दी जाएगी। क्या सज़ा होगी, जो कारावास 5 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। इस प्रकार का जुर्माना भी उसको दिया जाएगा। नेक्स्ट है उपधारा 4। उपधारा 4 क्या है, कोई व्यक्ति जो आतंकवादी संगठन का सदस्य है, जो आतंकवादी कार्य में अंतर्विलित है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा। कोई व्यक्ति है जो आतंकवादी संगठन का अगर मेंबर है, सदस्य है और जो आतंकवादी कार्य में अंतर्वलित है, जो आतंकवादी कार्य में लगा हुआ है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम का नहीं होगा। इस प्रकार से दंडनीय होगा जो कि 5 वर्ष से कम नहीं होगा और आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से भी दायी होगा जो 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। वो क्या होगा, इस प्रकार के जुर्माने से भी दायी होगा जो कि 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। नेक्स्ट है इसकी उपधारा 5। उपधारा 5 क्या है, जो कोई किसी व्यक्ति को जिसने किसी आतंकवादी कार्य का अपराध कारित किया है, कोई व्यक्ति है जिसने कोई आतंकवादी कार्य का अपराध कारित किया है, उसको या तो शासकीय संश्रय देता है या छिपाता है या संश्रय देने या छिपाने का प्रयास करता है। अगर इस प्रकार से करता है तो क्या होगा, ऐसे कारावास से 2-3 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से जो 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। क्या होगा, अगर इस प्रकार से उसको संश्रय देता है, छिपाता है या इसका प्रयास करता है या उसकी कोई ऐसी मदद करता है तो उसको ऐसा कारावास दिया जाएगा जो कि 3 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक वो हो सकेगा और ऐसा जुर्माना भी लगाया जाएगा जो कि 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा।
इसमें परंतु दिया गया, परंतु यह धारा ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जिसमें संश्रय देने और छिपाने का कार्य पति या पत्नी द्वारा किया गया है। यानी ये ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी संश्रय की जिसमें अगर मान लो एक पति है वो अपनी पत्नी को छुपाता है या पत्नी अपने पति को छुपाती है, तो ऐसी कंडीशन में उस पर ये धारा लागू नहीं होगी। नेक्स्ट उपधारा 6। उपधारा 6 क्या है कि जो कोई किसी आतंकवादी कार्य के किए जाने से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त किसी संपत्ति या आतंकवाद के आगमों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी रूप में धारण करता है। क्या होता है कि कोई आतंकवादी कार्य किया गया, उससे जो कोई व्युत्पन्न या अभिप्राप्त कोई संपत्ति है उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप किसी भी रूप में अगर कोई धारित करता है या आतंकवादी निधि के माध्यम से अर्जित करता है, या तो ऐसे धारित करता है या फिर आतंकवादी निधि के माध्यम से इनको अर्जित करता है, या किसी आपराधिक कार्य के किए जाने या उनको सुकर बनाने के लिए पूर्णतः या भागतः किन्हीं साधनों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के लिए संपत्ति या निधियों को धारण करता है या उनको प्रदान करता है या एकत्रित करता है या प्रयुक्त करता है या संपत्ति निधियों या वित्तीय सेवाओं या अन्य संबंधित सेवाओं को उपलब्ध करवाता है। अगर वो इस प्रकार का कार्य करता है तो उसको क्या सज़ा दी जाएगी, तो वह ऐसी कारावास से दंडनीय होगा जो 3 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु 10 वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से भी दायी होगा जो 1 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। और अगर इस प्रकार की जो संपत्ति है उसको जब्ती और समर्पण के लिए दायी होगा। जो इस प्रकार की संपत्ति वो प्राप्त करता है, जिसको वो रखता है, होल्ड करता है, तो उसके लिए क्या होगा, वो संपत्ति जब्ती या समर्पण के लिए भी दायी होगी। अब इसमें देखो स्पष्टीकरण दिया गया है, तो क्या स्पष्टीकरण दिया गया है। पहला स्पष्टीकरण है आतंकवादी। आतंकवादी से ऐसा व्यक्ति निर्दिष्ट है, कैसा व्यक्ति होगा आतंकवादी में, जो हथियारों विस्फोटकों का विकास विनिर्माण करता है, कब्जा करता है, अर्जन, परिवहन, आपूर्ति का प्रयोग करता है, या परमाणु विकिरणधर्मी या अन्य खतरनाक पदार्थ निर्मुक्त करता है, या अग्नि बाढ़ विस्फोटक कारित करता है। या तो ये करता है या फिर किसी माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कोई आतंकवादी कार्य कारित करता है, किसी भी माध्यम में कर सकता है, या कारित करने का प्रयास करता है, या फिर उनका षड्यंत्र करता है, या फिर क्या आतंकवादी कार्य में मुख्य अपराधी या सह अपराधी के रूप में भाग लेता है। तो अगर वो इस प्रकार से कोई कार्य करता है तो आतंकवादी में कौन कौन है, देखो 3 पॉइंट बताए हैं आतंकवादी में। या तो हथियार हैं, विस्फोटक हैं, इनको ले जाता है, लाता है, कब्जा करता है, रखता है, या फिर आतंकवादी कार्य या तो खुद करता है या फिर इसका प्रयास करता है या षड्यंत्र करता है, और तीसरा होता है आतंकवादी कार्य में या तो मुख्य अपराधी या सह अपराधी के रूप में भाग लेता है, तो वो आएगा आतंकवादी। नेक्स्ट है आतंकवाद के आगम। जो आतंकवाद के आगम हमने पढ़ा था, उस पद का वही अर्थ होगा जो उसका विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 की धारा 2 के खंड 6 में है। जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम है 1967 का, अधिनियम संख्या 37, तो उसमें जो आतंकवाद के आगम की परिभाषा दी गई है वही इसमें भी होगी। नेक्स्ट है आतंकवादी संगठन, संगम या व्यक्तियों का समूह। आतंकवादी संगठन, संगम या फिर आतंकवादी व्यक्तियों का समूह क्या है, किसी आतंकवादी या आतंकवादी समूह के स्वामित्वाधीन या के द्वारा नियंत्रित कोई इकाई निर्दिष्ट है। कोई ऐसी इकाई होगी, कौन सी, जो किन्हीं साधनों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आतंकवादी कार्य कारित करती है या कारित करने का प्रयास करती है, या फिर आतंकवादी कार्य में भाग लेती है, या फिर आतंकवाद के लिए तैयारी करती है, या फिर आतंकवाद की अभिवृद्धि करती है, या आतंकवाद का संचालन करती है और कारित करने के लिए अन्यों को निर्देश देती है, या फिर क्या करती है कि आतंकवादी कार्य को अग्रसर करने के सामान्य उद्देश्य के साथ कार्य कर रहे व्यक्तियों के समूहों के द्वारा आतंकवादी कार्य करने में सहयोग करती है। जहां सहयोग आशयपूर्वक किया जाता है और आतंकवादी कार्य को अग्रसर करने के उद्देश्य से या समूह के आतंकवादी कार्य करने के आशय के ज्ञान के साथ किया जाता है, या फिर क्या है अन्यथा आतंकवाद के कार्य में अंतर्वलित रहता है, या फिर विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध कोई संगठन हो, या इस प्रकार सूचीबद्ध कोई संगठन के नाम के साथ नाम के समान नाम से प्रचलित कोई संगठन हो, तो वो भी आएगा आतंकवाद में, जो आतंकवादी संगठन है उनमें। तो इस प्रकार से हमारा मानव शरीर से संबंधित जो भी अपराध थे वो खत्म हो गए धारा 111 तक।